मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Thank you and so much. I welcome you for today's session. 9th session है। 9 दिन हमारे बीत चुके हैं। पता चला क्या? इतनी तेजी से जा रहे दिन। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि डाइट अच्छे से फॉलो हो रहा है? यस और नो? अगर डाइट फॉलो होगा तो ही ये पूरा काम का है, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है। खाली मेरा लेक्चर सुनते रहोगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग होगी आपके दिमाग में, कभी ना कभी आप उसको फॉलो करोगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है, लेकिन डाइट फॉलो करोगे तो ज्यादा बेनिफिट है। सिस्टम को, रूटीन को फॉलो करोगे, ज्यादा बेनिफिट है। समय पे सो जाना, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, विदाउट अलार्म उठना, और फिर योग करना, और फिर अच्छा डाइट फॉलो करना, और बस यही रूटीन फॉलो करना है। और क्या करना है? मेन तो यही है। जितना हो सके हम अपने आप को दूर रखे एक्सटर्नल चीजों से, और जितना हो सके हम अपने आप को कनेक्टेड रखे इन सभी एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के साथ में। जितना हम कनेक्टेड रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो समझा कि हम क्या ऐसी गलत हैबिट्स फॉलो करते हैं जिसके कारण हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, जिससे हम परेशानी झेलते हैं। राइट? सारे पॉइंट्स मैंने कल क्लियर कर दिए थे उसमें ऑलमोस्ट। अभी वहां से आगे बढ़ते हैं। अभी आज हम इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे कि सिम्टम्स क्या आते हैं। अगर ये भी सारी बातें पॉइंट करने जैसी हैं। देखिए, हर एक सेशन में जो भी मैं बताता हूं ना, वो टेक्निकल जरूर है, लेकिन वो आपको ना एक आईने की तरह काम आएगा। आपको एक है ना, एक दर्पण की तरह काम आएगा कि ये सही में कैसे काम कर रहा है। अंडरस्टूड? तो चलिए पहले हम समझते हैं कि अगर हम गलत फूड खा रहे हैं या सही फूड खा रहे हैं तो उसके सिम्टम्स क्या है, बॉडी क्या हमें सिग्नल भेजता है। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है ना, कुछ लोगों के माइंड में ऐसा रहता है कि वो खा रहे हैं और उनको नॉर्मली कुछ सिम्टम चल रहा है तो दे फील कि इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। दैट इज अ साइन ऑफ द बॉडी कि वो हमें सिग्नल भेजना चाहता है। वो सिग्नल भेज रहा है और वो बताता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अंडरस्टूड? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, आपने जैसे ही मुंह में डाला ना, वहीं से बॉडी सिग्नल भेजना शुरू कर देता है कि ये तुम्हारे लिए सही है कि गलत है।
द थिंग इज दैट कि हम भूल जाते हैं, या फिर भूलने की बात छोड़ो, दैट इज नॉट द राइट वे। हमें अवेयरनेस नहीं है और हमें इंटेलिजेंस नहीं है उतनी। हालांकि इंटेलिजेंस ऑलरेडी है अवेलेबल, बट द थिंग इज दैट वी आर अवॉइडिंग दो सिग्नल्स। इग्नोरेंस के कारण अवॉइड करते हैं हम उसको। इट इज नॉट कि आप कॉन्शियसली अवॉइड करते हो, बिकॉज यू आर इग्नोर। आपको पता ही नहीं कि भाई ये कहना क्या चाहता है। अंडरस्टूड? तो चलिए हम सबसे पहले यहां से डिसाइड करेंगे कि जैसे ही हमने भोजन खाया, वो भोजन सही है कि गलत है, कैसे डिसाइड करेंगे हम। देखिए, वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये भोजन सही है कि गलत है। पहला सिग्नल तो हमारी आंखें ही हमें बता देती है। नॉनवेज सामने पड़ा हो तो आपको क्या वैसा विचार आता है कि मैं सीधा टूट पड़ूं इसके ऊपर में? पहली सोच ये आती है कि मैं टूट पड़ूं। उन लोगों को आती होगी जो लोग तामसिक वृत्ति के लोग हैं। लेकिन अगर आपका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, या फिर आप समझ लो 50-50 केस में चल रहे हो, कि जहां पर में नॉनवेज आप ओकेशनली लेते हो और बाकी के टाइम पे आप वेज फूड खाते हो, नॉनवेज अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो देख करके एक बार तो आपको रोज आपकी डिश में आएगा ना, रोज आपके डाइनिंग टेबल पे आएगा ना, तो आप उसको अवॉइड करना शुरू कर दोगे। क्योंकि क्या है ना कि यू डोंट लाइक टू सी डेली। ओकेशनली खा लोगे, बात अलग है। ओकेशनली आप टेस्ट को एंजॉय करने के लिए खाते हैं, दैट इज अ टोटली डिफरेंट केस। लेकिन अगर सुबह नाश्ते में मैं आपको नॉनवेज की थाली परोस दूं, लंच में नॉनवेज परोस दूं, डिनर में नॉनवेज परोस दूं, आप उब जाओगे। ऑल्दो यू आर नॉन वेजिटेरियन, लेकिन इतना अगर मैं आपको नॉनवेज परोस दूंगा तो उब जाओगे। आप बोलोगे क्या है इतना नॉनवेज दे रहे हो, एंड यू योरसेल्फ विल स्टार्ट अवॉइडिंग इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं। तो असल में क्या है ना, दैट इज नॉट अवर रियल फूड। तो आंखें हमें ये कहती है, वो टाइम पे हमारा सेंस हमें कहता है कि इसको अवॉइड करो, मत खाओ, फिर भी हम खा लेते हैं। अंडरस्टूड? तो ये पहला सिग्नल तो यहां से आ जाता है। सेकंड सिग्नल कहां से आता है कि जैसे ही सपोज कि अगर आप अपनी आंखों को इग्नोर करते हो, आंखों ने जो मैसेज दिया, अगर इफ यू आर इग्नोरिंग दैट, तो आप जैसे ही लो उसका निवाला लोगे और मुंह में डालोगे ना, तो शायद पहले निवाले में ही आपको सेंस आ जाता होगा कि इट शुड बी अवॉइडेड। बट देन ऑल्सो सम पीपल विल इग्नोर। कुछ लोग उसको इग्नोर करेंगे और खा जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सिग्नल है। तो यहाँ ये पहले दो सिग्नल है जो हमें बताता है। मैं इतना अवेयर रहता हूं, खाना अगर बनता होता है ना, तो मैं उसकी खुशबू से डिसाइड कर लूंगा कि ये खाने जैसा है कि नहीं खाने जैसा है। कहीं किसी एनवायरनमेंट में चला जाऊंगा, कोई होटल में गया या फिर कोई ऐसी जगह पे गया, रेस्टोरेंट में गया, या फिर कोई खाना लेकर के आया मेरे पास में, भले ही वो खाना डिलीशियस क्यों ना हो, लेकिन अगर मुझे सेंस हो जाएगा ना उसको देखते ही, या फिर वो अगर मेरे ऑरा में आएगा और मुझे अंदर से सेंस होगा ना कि अवॉइड, मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं हाथ जोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा। इतना तक हमारा बॉडी हमें सिग्नल भेजता है। इट इज नॉट ओनली द बॉडी, इट इज द एनर्जी बॉडी। क्योंकि हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक ऑरा, एक ऑरिक बॉडी भी है। अंडरस्टूड? देयर इज एन ऑरा बॉडी आल्सो, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हमारे साथ कुछ अनहोनी होनी होती है ना, तब ये ऑरा बॉडी हमें पहले से सचेत कर देता है। क्योंकि ऑरा बॉडी जो है, इट इज एन एनर्जी फॉर्म, वो एक एनर्जी बॉल है, यूं कह सकते हैं हम। तो उसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। यहां से बैठे बैठे आप कैलाश पे अपने ऑरा बॉडी को लेके जा सकते हो। अंडरस्टूड? यहां बैठे हो एंड यू कैन सेंड योर एनर्जी बॉडी एनीवेयर इन द यूनिवर्स। एनीवेयर इन द यूनिवर्स, किधर भी आप भेज सकते हो उसको। तो क्या आप सेंस नहीं कर सकते हो? अगर आप उस एनर्जी बॉडी पे थोड़ा काम करोगे तो आप ज्यादा आप सेंसिटिव हो जाओगे, सीधा आपका कनेक्शन गहरा हो जाएगा। कुछ भी अनहोनी होनी होगी हमारे साथ में, हमारा जो एनर्जी बॉडी है हमें तुरंत सिग्नल भेज देगा, बी अवेयर। और रास्ता भी बताता है करना क्या है। ऐसा नहीं है कि खाली वो आपको सिग्नल भेजेगा। एट द सेम टाइम इट विल आल्सो शो यू द सॉल्यूशन।
क्या करना चाहिए। अंडरस्टूड। उसी के साथ साथ अगर कुछ अच्छा होना होता है उसके लिए भी सिग्नल भेजता है कि आपके साथ ये होने वाला है, इट हैपन्स। और हमें कैसे क्या करना है तो उसकी भी हमें जानकारी दे देता है हमारा इंटेलिजेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज वेरी वेरी नेचुरल, सबके साथ ये पॉसिबल है। उन लोगों को ये इस चीज का शायद एहसास नहीं होगा जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, एक्सट्रोवर्ट सोच रखते हैं, हर चीज तोल मोल के आधार पे उनकी सोच विचार चलते हैं, तो उन लोगों को शायद ये चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो लोग काफी, या यूं कहूं कि क्रिएटिव थिंकर्स है या फिर स्पिरिचुअली अलाइंड है, इंक्लाइंड है, तो उनको डेफिनेटली इस बात का सेंस हो जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं लगता है ऐसे लोगों को। तो जैसे ही अगर आप मुंह में डालते हो ना तो तुरंत ही हमें सेंस हो जाता है। बट चलो अभी हमने उसको इग्नोर कर दिया, फिलहाल उस बात को जान देते हैं। आंखों से देखा, हमने अवॉइड किया, इग्नोर किया, मुंह में डाला फिर भी इग्नोर किया, बॉडी ने सिग्नल भेजा फिर भी इग्नोर किया। अगर आपने के शरीर में आपने उसको डाल लिया, इनपुट कर लिया, तो 4 चीजें हो सकती है अगर आपने गलत भोजन खाया तो। पहला होता है गैस्ट्रिटिस। आपने गलत भोजन खा लिया है तो या तो गैस्ट्रिस हो सकता है, भोजन खाने के बाद जैसे खत्म हुआ, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको गैस हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एसिडिटी, कफ यानी कि बलगम, कफ होता है ना, खांसी भी होती है कुछ खाने से। और चौथा है कॉन्स्टिपेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर द 4 सिम्टम्स। इनमें से अगर एक भी कुछ होता है ना, आपको मान लेना चाहिए कि मैंने जो भोजन खाया है वो गलत खाया। कोई दूसरी तीसरा लॉजिक लगाना ही नहीं है इसके अंदर में, दिमाग ही नहीं लगाना है। इट इज प्रूवन एंड टेस्टेड। गैस क्यों होगा? खाली पेट गैस नहीं होता है कभी भी। अंडरस्टूड? भूखे पेट गैस हो सकती है, खाली पेट, भूखा पेट और खाली पेट दोनों में रात दिन का अंतर है। भूख किसको बोलते हैं? आग लग रही है, भीतर आग लगी है, जठराग्नि एक्टिव हुई है, भोजन की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है। उस दौरान अगर नहीं देते हो तो गैस होने की संभावना है, लेकिन वो वैसी गैस नहीं होती है जो खाना खाने के बाद जो फॉर्म होती है। लेकिन भोजन खाने के बाद तो डेफिनेटली, उसमें भी गलत भोजन खाया तो डेफिनेटली 101% गैस हो सकता है। डकारें बार बार आती है, होता है ना कई बार, कुछ खा लिया फिर आधे घंटे के बाद डकारें शुरू हो जाती है, या फिर गुदा द्वार से हवा वायु निकलती है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, अगर वायु निकलना शुरू हो गया या तो गुदा द्वार से या फिर मुंह से, तो समझ लेना कि आपने जो भोजन खाया है वो गलत खाया है। नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला सिम्टम है गैस्ट्रिटिस। दूसरा सिम्टम है एसिडिटी। खाना खाने के बाद अगर आपको जलन हो रहा है पेट के अंदर में, और पॉटी में अगर आपको जलन हो रही है, तो आप जो भोजन खा रहे हो गलत भोजन खा रहे हो, चाहे भले ही फिर आपका घर का क्यों ना हो। अंडरस्टूड? फिर भले ही आपने मंदिर का क्यों ना खाया हो, भले ही आपने आश्रम का क्यों ना खाया हो, कहीं का भी आपने भले ही क्यों ना खाया हो, अगर भोजन खाने के बाद अगर आपको गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो खाया हुआ भोजन गलत है। दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो खाया हुआ भोजन गलत है, या तो फिर आपको ऑलरेडी बॉडी के अंदर में इतना टॉक्सिन है, जो भोजन जा रहा है ना वो एक्सेस हो रहा है, पहले टॉक्सिन को साफ करना पड़ेगा। दोनों में से एक संभावना है। तीसरा, बलगम का खांसी होना। खाया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छींकें आती रहती है और खांसते रहते हैं। पूरा दिन भर नहीं खांसते, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा रहती है उस चीज की। अंडरस्टूड? अगर ये भी है, देन दैट मीन्स ये तो टॉक्सिन पहले से प्रिवेलिंग है ऑलरेडी बॉडी के अंदर में। एट द सेम टाइम जो भोजन आप जो खा रहे हो वो गलत भोजन खा रहे हो।
समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। एट द सेम टाइम गलत लाइफस्टाइल भी फॉलो हो रही है, खाली भोजन से संबंधित नहीं है, यहाँ पर मैं लाइफस्टाइल को भी मैं जोड़ना चाहूंगा। क्योंकि अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं हो रहा है, इफ नॉट स्लीपिंग प्रॉपर, देन ऑल्सो ये सिम्टम आने के चांसेस है, 101% ये सिम्टम्स आएंगे। और फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तुरंत तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने खाया है तो उसके लिए उसको एक टाइम साइकिल के थ्रू जाना पड़ेगा, 10, 12, 15 घंटा गुजरना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि भी जो खाया हुआ भोजन है वो अच्छे से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है बाहर। अगर वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, दैट मीन्स आपने जो खाया है वो गलत खाया है। कॉन्स्टिपेशन का दूसरा भी एक कारण है कि अगर आप नहीं सोते हो अच्छे से, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, देन ऑल्सो यू विल गेट कॉन्स्टिपेटेड। तीसरा भी एक रीजन है कि अगर आप स्ट्रेस आउट रहते हो, इफ यू आर फीलिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस थ्रू आउट द डे, किसी काम को लेकर के, किसी चीज को लेकर के आप बार बार स्ट्रेस ले लेते हो, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। स्ट्रेस के कारण एसिडिटी भी होती है। देखिए, जो भी मैं यहां पर मैं बता रहा हूं, दीज आर द प्राइमरी सिम्टम। इसका संबंध हमारे मन से भी है, हमारे पेट से भी है, और हमारे रेस्ट से भी है। अगर आपने रेस्ट नहीं लिया है तो ये इनमें से कोई भी एक सिम्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं करी है तो भी इनमें से कोई ना कोई एक सिम्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने अच्छा भोजन नहीं लिया है तो भी इसमें से कोई 4 में से कोई एक सिम्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप टेंशन लेते हो, सब स्ट्रेस लेते हो, तो भी 4 में से कोई एक चीज एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? तो जब भी मेरे पास में कोई व्यक्ति आता है, मुझसे पूछता है कि, या फिर बात करता है कि ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, शारीरिक लेवल पे या फिर मानसिक तौर पे, तो मैं उनको पूछता हूं कि आप क्या खाते हो और कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो। ये 2 चीज मैं उनको सबको पूछता हूं मैं। अंडरस्टूड? मैं पहले ये देखने की कोशिश करता हूँ कि उसका टाइमिंग कैसा है और खाने का क्या रूटीन चल रहा है उसका। और अगर किसी ने मुझसे बोला कि मुझे एसिडिटी बार बार होती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर मुझे गैस हो रहा है, या फिर मुझे स्नीजिंग कफिंग हो रही है बार बार, तो कहीं ना कहीं मुझे इतना पूरा यकीन है, या तो उसके खाने में गलती हो रही है, या तो फिर उसके सोने उठने बैठने में गलती हो रही है। अंडरस्टैंड? तो फिर मैं बोल देता हूं कि आप अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दैट मीन्स, फिर उसने बोला कि जी हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन हमें होता रहता है। कॉन्स्टिपेशन हुआ, दैट मीन्स आप जो भोजन ले रहे हो ठीक नहीं ले रहे हो। फिर आप कितनी भी मान्यता लेकर की चलो, कोई भी बिलीफ सिस्टम आप लेकर की चलो, कि चाहे भले दुनिया कहती हो कि दूध अच्छा है, या फिर मक्खन अच्छा है, या फिर रोटी, अनाज, दालें बहुत अच्छी है, लेकिन आपका शरीर बोलता है कि वो सिम्टम पैदा करता है, शरीर बोलता है कि मेरे लिए वो अच्छा नहीं है। हकीकत तो वही है जो आपका शरीर इस वक्त आपको मैसेज दे रहा है, वही रियलिटी है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, भले ही आप कितना ही किसी को सुन लो, पढ़ लो, पूरी दुनिया भले क्यों ना बोले कि भी दूध अच्छा है, लेकिन आपका बॉडी इस वक्त सिम्टम दे रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको गैस हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको बलगम हो रहा है। कोई रास्ता है? कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। और ये लगातार कितने टाइम से आप सफर कर रहे हो, आप झेल रहे हो उस चीज को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो कि 10 साल से आप उस बिलीफ को लेकर के चल रहे हो, दुनिया बोलती है बहुत अच्छा है, शास्त्र बोलता है बहुत अच्छा है, लेकिन आपका शरीर का शास्त्र ये कहता है कि मैं परेशान हो रहा हूं, और आप परेशान होते हो और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, चाहे कितने भी साल हो गए हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो फिर आपकी वो बिलीफ सिस्टम गलत है। सीधी सीधी बात है। याद है मैंने क्या बताया था दूसरे तीसरे सेशन में? मैं अपनी पुरानी मानसिकता को बदलना चाहता हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मैं अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ना चाहता हूं। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? ये बहुत ही जरूरी है, ये अफर्मेशन।
I am willing to change and I am willing to release my old negative beliefs. सीधी सीधी बात है। अगर वो पुरानी धारणा है आपको अगर इस वक्त पे सपोर्ट नहीं करती है तो उसको छोड़ो। अंडरस्टूड? समझने की कोशिश करें, डेप्थ में जाओ कि क्यों हो रहा है और ये अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो। आप 15 दिन में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, आपको 15 दिन भी नहीं लगेगा। ये सिम्टम तो तुरंत ही गायब हो जाते हैं, पता है। ये चारों सिम्टम को मैं ऐसे ही, बाएं हाथ का खेल है मेरा उसको ठीक करना, क्योंकि ये पहला सिग्नल है। ये हार्मफुल नहीं है, ये हमको सिग्नल दे रहा है कि भी आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कॉन्स्टिपेशन हो, कफ हो, एसिडिटी हो, गैस्ट्राइटिस हो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको ठीक करना। मैं ठीक नहीं करता हूं, ये साइंस ठीक करता है। आप बस, मेरा काम है खाली आपको कन्विंस करना है, सो दैट यू कैन फॉलो इट। अंडरस्टूड? तो इस बात का ध्यान में रखो, आपको आज से ही पता चल जाएगा, अभी से पता चल जाएगा। अभी आपने जो शाम को खाया है और अगर आपको अभी डकारें आ रही है, जलन हो रहा है पेट के अंदर में, तो समझ लेना आपने जो खाया है ना रॉन्ग खा गया, गलत खा लिया है। चाय पीने से पता है गैस होती है, चाय पीने से एसिडिटी होती है, अधिक मसाले वाला भोजन खाने से गैस होती है, एसिडिटी होती है। अधिक तेल वाला और डेयरी वाला खाने से बलगम होता है और गैस होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला खाने से गैस होती है, कफ होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होती है। अधिक ग्रेन्स और पल्स खाने में अगर मसाला ज्यादा मिलाया है, गरम मसाला, ये मसाला, वो मसाला, एसिडिटी हो जाएगी उसके अंदर में। अंडरस्टूड? खाने में कफ वाला खाना, देखो कफ वाला खाना किसको बोलते हैं? दूध, अनाज, सारे दूध, अनाज, नॉनवेज और तेल और डेयरी, ये कफ प्रकृति वाला भोजन है, बहुत ही भारी भोजन है ये। पित्त प्रकृति वाला भोजन कौन सा है? मिर्ची, मसाले। अंडरस्टूड? चाय की पत्तियां, जितने भी जो फ्लेवर वगैरह सारे पित्त प्रकृति के भोजन है। वो पित्त को एक्टिवेट कर देता है बॉडी के अंदर में, तो जलन होनी शुरू हो जाती है। नॉनवेज भी उसमें है, नॉनवेज भी पित्त में कन्वर्ट हो जाता है, पित्त और कफ दोनों ही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार का भोजन खाएंगे, नो डाउट आपको इसमें से कुछ ना कुछ होने ही वाला है। मुझे शायद ही इसमें से कुछ होता है। कभी कभार अगर मैं बाहर होटल में गया और वहां पे कुछ खाया, उसके बाद अगर मुझे सपोज की गैस हुआ या एसिडिटी हुई ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि यार वो जो खाया है गलत खा लिया। फिर मुझे दूसरे दिन वामन धोती मैं कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, पूरा बॉडी डिटॉक्स कर लेता हूँ कंप्लीट। इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को जिस तरीके से समझा रहा हूँ ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपने आप को हैंडल करना है, ये प्रोग्राम की खासियत ही वही है। अंडरस्टूड? सारे टेक्निक्स, थेरापीज, टूल्स एंड टेक्निक्स साथ में अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। इन चीजों पे, बेसिक चीजों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, आप आगे बढ़ी नहीं, मतलब आगे बढ़ेगी नहीं, बीमारी आगे बढ़ेगी क्यों? वो यहीं से खत्म करो ना। सिम्टम आया उधर ही से उसको खत्म कर दो उस चीज को। लोग क्या करते हैं, गैस हुआ खाना खाने के बाद, क्या मैं नाम भी भूल गया, पहले तो मुझे नाम याद रहते थे। वो गैस वाली कौन सी टैबलेट आती है, जेलोसिल, वेलोसिल, ऐसे कुछ आते हैं 3-4, काफी कॉमन है, बराबर है। सिरप ले लेते हैं या फिर गोली ले लेते हैं। देखिए, गैस की, एसिडिटी की, कफ की और कॉन्स्टिपेशन को लेकर की और बुखार को लेकर की दवाइयां सबके घरों में होती है कि नहीं होती है? सभी के घरों में एक छोटा सा किट रहता है, मेडिसिन का किट, जिनमें से सिर दर्द या फिर कोई और दर्द, और उसके साथ साथ में गैस की गोली, एसिडिटी की गोली, लूज मोशन की गोली, कॉन्स्टिपेशन की गोली या फिर चूर्ण या जो भी रहेगा, और बुखार की गोली और कफ के लिए। ये कॉमन चीज है, हम रखते ही है। मैं नहीं रखता हूं मेरे घर पे, लेकिन मेरे घर में तो है ही नहीं एक्चुअली। जब जरूरत पड़ती है, मेरी वाइफ को लगता है कि मुझे लेना पड़ेगा, मतलब मुझे बोले तो मेरी वाइफ को अगर ऐसा लग रहा है कि उसको लेना पड़ेगा, तो मैं उसको मना नहीं करता हूं,
क्योंकि देखो क्या होता है ना, उनका व्यक्तिगत डिसीजन है वो। ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ये लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो। वो आता हूं मैं उसके ऊपर में। तो ये चीजों को अगर आप सपोज कि ये लोग रखते ही रखते हैं इसकी दवाई, खाना खाने के बाद गैस हुआ तो क्या करेंगे, कोई चूरन खा लेंगे, बराबर, या तो फिर जेलोसिल ले लेंगे, या फिर कोई गैस की जो भी टैबलेट है वो ले लेंगे। एसिडिटी होगी तो ठंडा करने के लिए या तो कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि दूध पियो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नो डाउट एसिडिटी हो रही है तो आप दूध पियोगे तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो कफ है और दूध अपने आप में ठंडा है, उसका बेसिक नेचर इट इज अ कोल्ड नेचर। उसका माइनस पॉइंट भी है कि अगर आपको बार बार खांसी और जुकाम हो रहा है, सर्दी और खांसी हो रही है, तो अगर आप दूध ले रहे हो तो दूध की प्रकृति ठंडी है, तो वो जब उसका म्यूकस बनता है बॉडी के अंदर में, दूध से जब म्यूकस बनता है तब वो कोल्ड क्रिएट करता है हमारे बॉडी के अंदर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो कुछ लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि सर एशगार्ड भी ठंडा होता है, तो मैंने बोला एशगार्ड रुकता नहीं है बॉडी के अंदर में, लेकिन दूध रुक जाता है। दूध का जो एलिमेंट है वो ठंडी प्रकृति का है, इसलिए वो ठंडा पैदा आपके बॉडी को और ठंडा कर देगा वो। और जो सर्दियों से संबंधित जो सिम्टम्स है वो आएंगे सरफेस पे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो कफ होता है दूध पीने से, सीधी सीधी बात है। 95% लोगों को कफ होता है। 5% वो लोग हैं जो लोग एक्चुअली फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, जिसको दूध को पचा सकते हैं। 95% समझते हो, यानी कि 720 करोड़ की आबादी है, उसका 95% आप निकाल लो, पूरा का पूरी की पूरी दुनिया जो है ना इस जपेटे में आ जाती है। आप समझ रहे हो? 5% लोग वही लोग हैं जो काफी वर्कोहलिक लोग हैं, फिजिकल वर्कोहलिक लोग हैं, जो कड़ी धूप में काम करते हैं, जो लेबर कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो 5% की कैटेगरी में आते हैं। ये एथलीट है, 8 घंटा 12 घंटा फिजिकल वर्कआउट करते हैं एकदम तगड़ा वाला, तो पसीना बहा रहे वो लोग। मैं भी नहीं आता हूं उस कैटेगरी में। मैं भले 4-5-6 घंटा योगा करता हूं, इवन मैं भी नहीं आता हूं उस कैटेगरी में। ये वो लोग आते हैं जो लोग 4-5-6 घंटा पसीना निकालते हैं अपने बॉडी से, वही लोग इस कैटेगरी में आते हैं। एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो मिल्क को पूरे तरीके से पचा सकते हैं, कंप्लीट डाइजेस्ट कर सकते हैं उसको टोटली। अदरवाइज 95% पॉपुलेशन नहीं आती इस कैटेगरी में। तो सोच लीजिए 720 करोड़ की आबादी है इस धरती की, 700 करोड़ पकड़ लीजिए, 20 करोड़ निकाल देते हैं, बराबर है? तो कितने कितने कितना हो गया नंबर 700 करोड़ का? ऑलमोस्ट पूरी दुनिया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि हर घर को ये दूध बंद करना पड़ेगा, विच इज, अगर हम कुछ भी करें ना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम बंद नहीं करवा सकते हैं सबका, पूरी दुनिया पे इतना बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि दूध को लेकर की तरह तरह की मान्यताएं घुसी हुई है दिमाग के अंदर में, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये छोटे मोटे ग्रुप में काम हो जाता है बस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अधिक मात्रा में अनाज खाने से और नॉनवेज खाने से भी कफ बनता है और कॉन्स्टिपेशन होता है, आई मीन बलगम बनता है। कफ बलगम बोलते हैं इसको, मैंने यहां लिखा है फ्लेगम, उसका साइंटिफिक वर्ड भी है फ्लेगम, और हिंदी में बलगम कहते हैं उसको। जस्ट अ मोमेंट, मुझे खिड़की बंद करनी पड़ी कि बच्चों का आवाज बहुत आ रहा है। हाँ जी, तो इस चीज का ध्यान में रखें आप। अंडरस्टूड? तो लोग गोली खाते हैं, फिर उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, उससे काम नहीं चलता है। सुबह सुबह जब आप टॉयलेट जाते हो और आपको लग रहा है कि पेट साफ नहीं हुआ, तो फिर आप अलग अलग टोटके आजमाओगे।
कायम चूर्ण ले लोगे, कुछ और चूर्ण ले लोगे, फलाना चूर्ण, ढिकना चूर्ण, कुछ ना कुछ आप करोगे, या फिर आप प्रायरली कुछ ना कुछ करोगे। आदमी प्लान करता है, पता है, एक तो उसका उसका माइंडसेट हो जाता है कि मैं जो भी खाता हूं मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो सुबह उठते ही जिसको टॉयलेट में तकलीफ होती है, तो 4-5 चीजें बड़ी कॉमन मैंने सुनी है। इनमें से एक जमाने में मैं भी करता था, क्योंकि मुझे भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती थी। 2014 की बात करूं तो मैं तब वहां तक की बात करता हूं, उसके बाद फिर ये समस्या नहीं थी मेरे लाइफ में। तो मैं क्या करता था, मैं नींबू और शहद वाला पानी पीता था, गौमूत्र पीता था, 3-4 चीजें मिलाकर के पीता था। सबसे पहले मैंने बिना ब्रश किए सीधा गौमूत्र डाला पेट में, फिर उसके बाद मैं ब्रश वश करता था, और फिर मुझे मोशन अच्छे से आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर मैं नींबू और शहद वाला पानी पीता था गर्म करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे लगता था कि जो मैं खाना खा रहा हूं वो बहुत बढ़िया है। सभी को ऐसा ही लगता है, आपको भी ऐसा ही लगेगा कि आप जो खा रहे हो बहुत बढ़िया खा रहे हो। रात में भले आपने पाव भाजी खाई, घर की पाव भाजी खाई, भाई मेरी वाइफ ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, मैंने भाकरी खाई, रोटी खाई, सब्जी खाई, पराठा खाया मैंने, पूरी खाई, आलू की सब्जी खाई मैंने, आलू मटर की सब्जी खाई, सब घर का खाया मैंने। पनीर घर में बनाया, वो भी मैंने घर का ही खाया है मैंने। मैं भी वैसे ही सोचता था। घर में सैंडविच बनती है, मैं वही सोचता था कि ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। तो जब भी मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था, गैस होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, मेरी किस्मत खराब है, या तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम अक्सर कहां जाते हैं, अगर आप डॉक्टरों के चक्कर काटते हो तो डॉक्टर तो आपको डॉक्टर है, आयुर्वेदा है, आपको उसके ट्रीटमेंट बता देंगे, ये करो वो करो, ठीक है, और उससे आपको राहत भी मिलती है, ऐसा नहीं मिलता है। दवाई खाओगे लूज मोशन होगा ही, और लूज मोशन हुआ, दवाई खाओगे तो रुक जाएगा, सीधी बात है। बुखार होगा, गोली लोगे तो बुखार टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो हमें क्या लगता है कि वाह देखो ठीक हो गया मैं, लेकिन हम भ्रम में फंस जाते हैं। वो भ्रम है हमारा एक्चुअली, क्योंकि क्या है ना कि आपने सिम्टोमेटिक इलाज किया, जो सिम्टम सरफेस पे आया उसी को आपने शांत किया है, उसके रूट कॉज को आपने कुछ नहीं किया। रूट कॉज तो अभी भी अंदर चल रहा है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो हम खुश हो जाते हैं, अरे हाँ चलो ठीक है, बढ़िया हो गया, लेकिन हम वो जो डार्क साइड है उसका, हम उसको देखते ही नहीं उस तरफ। मैंने क्या बताया, ये सिम्टम आपको दर्पण देगा, इट इज अ मिरर, ये प्रोग्राम आपको मिरर की तरह काम करेगा। उस तरफ देखते ही नहीं है कि ये होता क्यों है। अगर डॉक्टरों से, वैद्यों से काम नहीं चला तो फिर हम कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, वास्तु एक्सपर्ट के पास चले जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि भाई आपकी कुंडली में ये दोष है, पामिश वाला बताएगा कि ये रेखा जो है हेल्थ में आपको अफेक्ट करती है, इसलिए आपको बार बार ये तकलीफ रहती है। फिर वो उसका अपना इलाज बताएगा, ये पूजा कर लीजिए, ये माला पहन लीजिए, ये अंगूठी पहन लीजिए, राइट, ठीक रहेगा। सीधी सीधी बात है, गलत नहीं है। उसमें भृगु संहिता में जो उपचार बताया वो उसी के आधार पर आपको बताएगा, और जो उनका जो रिसर्च चलता है एस्ट्रोलॉजर्स का, उसके आधार पर वो आपको बताएगा। उपवास कर लीजिए, पानी चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, तेल चढ़ा दीजिए, इसी में से कुछ ना कुछ बताएगा आपको। हवन कर लीजिए, नाग चढ़ा दीजिए, कुछ न कुछ आपको कोई दोष रहा होगा, कोई पितृ दोष हो, कोई नाग दोष हो, कोई फलाना दोष, कोई ढिक्कू दोष, तो बोलेगा ये इसके कारण ये होता है, ठीक है। तो वो लोग उसके फॉलोवर वो फॉलो कर देते हैं उसमें, और पता नहीं होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं मालूम है, क्योर होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो, बराबर है। और फिर अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो न्यूमरोलॉजी भी ऐसे ही कुछ बताएगा कि भाई आपका ये नंबर यहाँ से क्रॉस होता है, वो है मैच नहीं करता है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम है। पामिस्ट भी बताएगा कि यहाँ से ये रेखा आपकी कट हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, क्रॉस आ रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अपने हिसाब से वो उपचार बताएगा। टैरोट कार्ड के पास जाओगे, टैरो कार्ड रीडर भी बताएगा, कार्ड उठाएगा, हाँ ठीक है चलो हेल्थ रिलेटेड ये है, तो फिर आप फिर उसको वो सजेशन देगा। गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी मिस्टिकल इलाज के पास, मिस्टिकल रास्ता ढूंढने जाओगे, हीलर के पास जाओगे, बोले तो हीलिंग करो आप,
मैं देखता हूँ, मैं एक हीलिंग कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हूँ, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं वो देखता हूँ कि यार ये रूट कॉज है, उस पर तो काम करो। हीलिंग अवश्य होगी, हीलिंग काम करता है, ऐसा नहीं काम करता है, बिल्कुल काम करता है, लेकिन जो उसकी जड़ है उसको तो साथ ठीक करो पहले। ये बार बार आता रहेगा, बार बार हीलिंग करोगे क्या उसको लेकर के? बार बार आप ज्योतिष के पास जाओगे, बार बार किसी गुरु के पास जाओगे, उसको परमानेंट सॉल्व करो ना। अंडरस्टूड? अगर आपको फ्रूट्स अच्छे चाहिए तो रूट्स पे काम करना पड़ेगा। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको फ्रूट्स अच्छे चाहिए तो रूट्स पे काम करो। अगर फ्रूट अच्छे नहीं है तो रूट गलत है बाबा, रूट गलत है, रूट को ठीक करो। अंडरस्टूड? ये बात कोई जानता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं करता था एकदम कॉमनली, आप ही की तरह आम आदमी जो करता है ना, मैं भी वही करता था। क्या करूं वजन कम करने के लिए, क्या करूं ये करने के लिए, क्या करूं वो करने के लिए, कुछ काम नहीं आता था। अंत में जब मैं इसकी डेप्थ में गया, रियलिटी में गया, बाद में पता चला कि भाई साहब ये तो ये गलती थी। पता चला 90% मेरा भोजन गलत। मैं पता है सलाद को हम लोग आमतौर पे लोगों के घरों में कैसे सलाद को खाया जाता है, आज क्या मेरा नजरिया बदल गया है वो बात अलग है, लेकिन अभी मैं भूल चुका था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक टाइम था जहां पर मैं और आज ये कई सारे लोगों के लाइफ में ऐसा चलता है, सलाद बोले तो चटनी चूरन अचार के बरोबर सलाद खाते हैं लोग, राइट? कितना सलाद खा लेते हैं लोग। आपके आपका जब भोजन रेडी होता है तो उसके अंदर में रोटियां भर भर के होती है, सब्जियां भर भर के होती है, बराबर। और सब्जियों में ग्रीन वेजिटेबल की सब्जी हार्डली बनती है, आलू मटर ज्यादा बनता है। आलू होता ही होता है, आलू बैंगन फिक्स है, आलू बैंगन भिंडी सब्जी बोले तो ये 3 से 4 चीज, बस और कुछ नहीं है। लौकी तुरई मेथी वो सब तो गायब ही है दूर दूर, तो वो तो कभी ओकेशनली महीने में एक आध बार, कभी महीने में 2 बार 3 बार बन गया तो बन गया। तो ये जो रहता है ना, और उसमें से सब्जी इतनी रहती है, इतनी ही सी सब्जी लेते हैं, एक छोटा सा बाउल लेते हैं जिसमें 200 ग्राम सब्जी आए, उसके सामने 5 रोटी खा जाते हैं, पता है? और तेल रहता है उसके अंदर में, ये भोजन रहता है, और दाल चावल दबा के खाते हैं लोग। हाँ भरपूर खाते हैं, ये मैं वेजिटेरियन फैमिली की बात कर रहा हूँ। अचार होता है, पापड़ होता है। हमें क्या लगता है मैं बहुत ही अच्छा भोजन ले रहा हूँ, घर का भोजन खा रहा हूं मैं, मेरी वाइफ ने बनाया है भोजन, मेरी माँ ने बनाया, बहुत ही अच्छा भोजन है ये। सुबह सुबह नाश्ता बनता है और दूध भी बनता है, चाय भी बनता है। चाय घर में बनी इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि चाय बहुत बढ़िया है। अंडरस्टूड? तो जब भी मैं किसी को पूछता हूँ ना क्या खाता हूं, मैं बाहर का तो कुछ भी नहीं खाता, मैं बोला हाँ ठीक है, तू घर का ही खाता है ना, खाता क्या है? तो बोलता है चाय पीता हूँ, दूध पीता हूँ, बिस्किट खाता हूँ। तो ये कहाँ का घर का हुआ? दूध बाहर से आता है, चाय की पत्ती बाहर से आती है, चीनी भी बाहर से आती है, बिस्किट भी बाहर से आती है, तू घर में बैठ के खा रहा है उसको। अंडरस्टूड? फिर मैं, मेरी वाइफ सैंडविच बनाती थी, पिज्जा बनाती थी मेरे घर में एवरी वीक। 2014 की बात कर रहा हूँ, उस तब तक की बात कर रहा हूँ, एवरी वीक, हर एक दिन छोड़ के एक दिन सैंडविच होती थी, ग्रिल सैंडविच, कभी ये सैंडविच, कभी पिज्जा, कभी बर्गर। रात की वैरायटी, रात में ऑलवेज वैरायटी, जंक फूड की वैरायटी घर में बनता था मेरे यहाँ पर। मैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वैरायटी नहीं बनती थी शाम में। कभी कोई एक दिन पाव भाजी बनी, पूरे 7 दिन, एक दिन पाव भाजी होती है, एक दिन सैंडविच होता है, एक दिन बर्गर होता है, एक दिन बड़ा पाव होता है, एक दिन उसल मिसल होता है, एक दिन पिज्जा होता है, एक दिन ग्रिल सैंडविच होती है, एक दिन क्या बोलते हैं मैक्रोनी और वो पास्ता वगैरह वो होता है, एक दिन चाइनीज होती है, एक दिन पंजाबी होता है, एक दिन पता नहीं कुछ यूट्यूब में देख लिया तो वो हो गया, कुछ नई वैरायटी हो गई। वैरायटी पक्की है शाम में, और उसको बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, ये सॉस वो सॉस फलाना सॉस ढिकना सॉस सब रेडी, शॉपिंग करके आ जाती थी मेरी वाइफ, डी मार्ट में जाकर के, बिग बाजार में जाकर के।
और चीज मेरे घर में, मेरे रेफ्रिजरेटर में मेरा जो चीज जो रहता था ना, मैं 2-2 हजार रुपए का चीज लेकर आता था। कितना? 2-2 हजार रुपए का चीज मैं लेकर के आता था, पूरा भर देता था एकदम ऊपर एकदम। फ्रिज मेरा बड़ा है, तो एक काउंटर है जहां पर मैं फ्रीजर के नीचे का ही काउंटर, बिल्कुल एकदम फ्रोजन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा चिल्ड रहता है वो ज्यादा ही। तो वहां पर मैं पूरा भर देता, एकदम स्टॉक कर देता था चीज का। चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। चलते फिरते फ्रिज खोला, जैसे ही कुछ चेंज चाहिए था टेस्ट के लिए, तो फ्रिज खोला, सीधा चीज का क्यूब निकाला, खा गए। मैं भी वैसा करता था, मेरे बच्चे भी वैसे करते थे, मेरी वाइफ भी वैसा करती थी। अंडरस्टूड? और मेयोनीज होता था, फिर लिक्विड वाला चीज भी आता है, पता है? मैं चीज की सभी वेराइटी रखता था, बिलीव मी। मैंने डीमार्ट में देखा, कोई भी नया चीज आया है, मैं लेकर के आता था उसको। मैं भाव नहीं देखता था, प्राइस नहीं देखता था। लिक्विड चीज, स्प्रेड चीज भी आता है ना, अलग अलग चीज आते हैं, अलग अलग फ्लेवर के लिए चीज आ गई। मैं सारे फ्लेवर लेके आता था, क्यूब्स लेके आता था, ब्लॉक लेके आता था, सब कुछ लेके आता था, चीज पड़ा रहता था बस। तो सोचो कितना चीज का कंजम्पशन चलता था। और पनीर को स्टॉक नहीं करना पड़ता था, क्योंकि पनीर तो सीधा सीधा मिलता है, लेके आ जाओ बस तुरंत। कभी भी नीचे गए डेयरी वाले, पनीर लेके आओ, आधा किलो 1 किलो पनीर, और जम के बनता था पनीर। पिज्जा हो, पाव भाजी हो, पाव भाजी रिच और डेंस बनाती थी मेरी वाइफ। मतलब मैं उसको बोलता था, हम लोग कभी कहीं किसी कोई जॉइंट पे चले गए, फास्ट फूड जॉइंट रहता है ना, तो जहां पर अलग अलग वैरायटी होती है पाव भाजी की, खड़ा पाव भाजी, चीज पाव भाजी, पनीर पाव भाजी, फलाना फलाना पाव भाजी, पता नहीं नाम याद नहीं अभी सारे मुझे। तो मैं वो बोलता था कि इसको ऐसा करो, वो पाव भाजी बनाती है, वो जो नॉर्मल जो सारे सब्जी डालना, मसाले सारे डालती थी, पनीर पनीर डालती थी, तो उसमें चीज हम पूरा ऐसा उसको चेप देते थे। पाव भाजी नहीं दिखती थी, चीज दिखता था ऊपर से, पूरा लेयर बन जाता था। इतना ऐसा डाइट था मेरा। आप में से किसी का ऐसा डाइट था क्या? ये आप नए नए आए ना प्रोग्राम में, बराबर है। ऐसा डाइट है क्या आप में से किसी का? है तो बताओ ईमानदार कि ये, हाँ भाई मेरा ऐसा डाइट था, है मेरा ऐसा डाइट। या यूं समझो ये प्रोग्राम तक ये डाइट था, जैसे प्रोग्राम में आया आपने बोला बंद किया तो बंद किया, लेकिन अब तक तो वही चल रहा था। तो मैं इतना, इस हद तक मैं इतना गलत डाइट खाता था मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को शायद ऐसा ना लगे कि ये लगता है कि ये भाई साहब का पूरा कल्चर ही वैसा होगा, बचपन से ही इसको शायद ये सारी चीजें सीख कर की माँ की गोद से ही इसको मिला होगा ये सारा नॉलेज। ऐसा नहीं है। आज की डेट में मेरे घर वाले और मेरे पुराने दोस्त, वो सभी लोग परेशान है। मतलब अभी तो परेशान नहीं है, जब मैंने सारा कुछ चेंज किया, अभी तो क्योंकि 7 साल 7वां साल चल रहा है। जब शुरू शुरू में मैंने सब बंद कर दिया था ना, तो बोल रहे तूने बंद किया, तू जिंदा कैसे रहेगा? अंडरस्टूड? कभी कभार ओकेशनली मैं महीने में 15 दिन में एक आध बार, या महीने में 2-3 बार मैं बियर लेके आता था घर पे। तो मैं वाइफ को पहले से बोल देता था कि भाई आज इस तरह से खाना बनाना, ठीक है? तो मैं बियर पीता था पहले, बढ़िया से एकदम मस्त टीवी वीवी देखते, बियर पीते, फिर खाना खाते थे हम लोग। ये मेरी लाइफस्टाइल थी। आप में से किसी की ऐसी लाइफस्टाइल है क्या इस टाइम पे? नहीं ना। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही बढ़िया भोजन खा रहा हूँ, लिटरली ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही अच्छा भोजन खा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा भोजन है। और सारी चीजें होती थी मेरा वजन बढ़ गया, 95 तक गया था, क्योंकि मैंने 90 पे, मुझे याद है 91 92 था तब मैंने वेट चेक किया था, उसके बाद वेट नहीं चेक किया था, उसके बाद भी 3 4 6 महीने हो गए थे। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मेरा वजन 90 है, 90 है, मैं वैसे ही बोलता था अपने आप को। लेकिन 90 नहीं था, मेरा वेट ज्यादा ही था। प्लीज म्यूट रखो अपने आप को। तो ये जो था बाद में जब ये सारी समस्या आने लगी, एक दिन ऐसा हो गया कि एकदम से शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। इसका स्ट्रेस आता है, पता है? और मुझे डेली कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी, क्योंकि इतना मैं इतना हैवी फूड खाऊंगा मैं, उसमें विटामिन ना के बराबर। फ्रूट को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता था। आज जब मैं बोलता हूँ कि फ्रूट खाओ फ्रूट खाओ, मैं उन दिनों फ्रूट को हाथ भी नहीं लगाता।
1 डजन केला बोले तो 7 दिन चलता था। आज की डेट में मेरे घर में 1 डजन केला बोले तो 1 ही दिन चलता है। सुबह आया शाम तक, कल सुबह तक खत्म हो गया। एक आध दो बचते हैं वापस लेकर, मैं डेली जाता हूँ, डेली लेकर आता हूँ। अंडरस्टूड। सीजनल में कोई भी फ्रूट आता है ना, 24 घंटे या 36 घंटे से ज्यादा टिकता नहीं है मेरे घर में। आया खत्म हो, बस खत्म ही होता है, फटाफट भागता है। सब्जियां आती है फटाफट खत्म होती है। अनाज मेरे पास में पड़ा रहता है। मेरी वाइफ बोलती है यार ये आटा ही खत्म नहीं होता। मैं बोला आटा बनाना मत, आटा ताजा बना करके लेके आ, 1-1 महीने का स्टॉक बना, बस ज्यादा मत बना। लेकिन आमतौर पे घरों में क्या, आटा फटाफट भागता है, तेल फटाफट भागता है। तेल लाए कि नहीं खत्म हो गया, आटा बनाया कि नहीं खत्म हो गया, दाल लेकर के आए नहीं खत्म हो गया। तो लोग मुझसे ये बोलते हैं कि सर आप जो बोलते हो रॉ फूड खाने के, सलाद खाने के लिए, फ्रूट खाने के लिए बजट नहीं बढ़ जाएगा? तो मैं बोला एक काम करो तुम, मैं जो बोलता हूँ जिस तरीके से खाओगे ना, बजट वही का वही रहता है, पता है आपको। क्योंकि आप जो तेल में पैसा डालते थे, जो दूध में पैसा डालते थे, तो वो पैसा यहां कन्वर्ट हो गया। दूध का बिल कितना आता है? 60 रुपए तकरीबन लोग, मैं समझता हूं, देखो 50, 60 और 70 रुपए का दूध आता है। डिपेंड करता है 50, 60, 70, बराबर है। आप अच्छी क्वालिटी का दूध लोगे तो 70 रुपीज में आएगा, और भी बेहतरीन क्वालिटी का दूध लोगे तो 100 रुपए में आएगा। 100 रुपए की बात जाने तो वो पीने वाले कम है, 50, 60, 70 वाले बहुत ज्यादा है। 40 वाला भी दूध, 40 रुपीज का भी दूध आता है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास के लोग हैं, वो प्राइस का दूध, वो रेंज में दूध पीते हैं, 40 रुपए के आसपास वाला लीटर। तो आप 60-70 रुपए वाला पीते हो गए, मान के चलो। तो अगर आप 2 लीटर भी मंगाते हो तो महीने का बिल कितना होता है? 7 to the 14, एक दिन का 140 रुपया, तो 30 दिन का कितना हो गया? 3,500 के आसपास हो गया आपका बिल दूध का। उतना ही होगा ना, कितना होगा, बराबर है। तो वो हुआ। अगर आप तेल यूज करते, तेल इस्तेमाल करते हो अपने भोजन में, तो तेल मेरे ख्याल से 150 के सवा, मेरे घर में तेल नहीं आता है। मैं तेल रखता हूँ खाली दिया विया जलाने के लिए, और 1 बोतल मैंने तेल की रखी कच्ची घानी की। कुछ चीजें ऐसी मेरी वाइफ को बनाना होता है जहां पर मैं तेल का इस्तेमाल कभी कभार करना पड़ता है, तो वो मेरा तेल बड़ा लंबा चलता है। वो मुझे तो इसलिए मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ 125-150 रुपए के आसपास में तेल आता होगा, बराबर है, 1 लीटर। तो कितनी बोतल खत्म हो जाती है पूरे महीने में? मैं समझता हूँ एवरेज आदमी 2 लीटर तो तेल खा जाता होगा। 4 जन का जो फैमिली होगा उसके अंदर में, तड़के में तेल जाता है, किसी किसी में तेल जाता है। 2 लीटर तो यूं ही खत्म हो जाता है, फ्राई वाई करे हुए। कभी आपने कुछ फ्राई कर दिया, पकौड़े बना लिए, अंडरस्टूड, ज्यादा ही जाता होगा। मैं मिनिमम 2 लीटर बोलता हूँ, 2 लीटर मिनिमम चलता है, तेल मिनिमम चाहिए छोटी फैमिली के लिए। तो आप जरा हिसाब लगा लीजिए, अगर वो सारी चीजें अगर कट डाउन करते हो ना, और भी जो चीजें हैं, जैसे अभी आपने नियम बना लिया कि मुझे जंक फूड भी नहीं खाना है, तो बाजार का जो आप खाते हो होटल में, बार बार जब खाते थे, कभी मैकडोनल्ड चले गए, कभी सबवे चले गए, कभी KFC चले गए, कभी पिज्जा हट चले गए, कभी डोमिनोज चले गए, कोई कोई और जॉइंट में आप चले गए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा थी ना। और उसके साथ साथ में जैसे मैंने बताया कि आए दिन घर में ब्रेड आता है, पाव आता है, ब्रेड आता है, वो सारा बजट अगर आप हिसाब करोगे ना, वो सारा आप कट डाउन करोगे तो आपका बजट कहीं नहीं बिगड़ता है। क्योंकि मैंने क्या बोला, पाव बंद करो, बेकरी आइटम बंद करो, तो ब्रेड आ गया, पाव आ गया। मैंने क्या बोला, ऑयल बंद करो, डेयरी बंद करो, बराबर है, अनाज को थोड़ा कम करो। जो आप कम करते हो ना, उसमें जितनी कटौती होती है ना, उतना पैसा आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लग जाता है। आपका बजट वहीं का वहीं रहता है, कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। जितना सपोज कि आप पूरे महीने में 15,000 राशन में लगाते हो, अंदाज अंदाज पकड़ते हैं, 10,000 15,000 आपने राशन में लगाया, सेम अमाउंट में आपका काम हो जाता है। सेम अमाउंट में काम हो जाता है। थोड़ा बहुत बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है, 15 की जगह 20 हो गया तो कितना फर्क पड़ेगा आपको, है? तो 15 की जगह अगर 20 भी होता है ना, तो वो आप ये मान के चलो, अगर आप वो पुरानी डाइट अगर फॉलो करते हो ना, लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो उसमें आप दवाइयों का भी बजट जोड़ दो, क्योंकि वो तो मैंने अभी ऐड भी नहीं किया है।
तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि एनीथिंग व्हाट यू आर ईटिंग दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। आपके डाइट में दवाई भी आती है, पता है, तो दवाई का पैसा भी लगता है ना। दवाई लेने जाते हैं तो यार मतलब छोटी मोटी दवाई तो ठीक है, चलो 25-50-100 रुपए में काम हो जाता है, लेकिन ज्यादा अगर गंभीर बीमारियां चल रही, गंभीर तो नहीं लेकिन अगर प्रिवेलिंग बीमारी चल रही है, थायराइड चल रहा है, डायबिटीज चल रही है, पीसीओडी चल रहा है, और भी कुछ चल रहा हो, तो उसकी दवाइयां महंगी है। 1000, 1500, 2000 का बजट है, पता है, मिनिमम बजट है डायबिटीज का। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनका मंथली एक्सपेंस मिनिमम 2 से 3 हजार रुपए है मेडिसिन के ऊपर। उससे कहीं अधिक भी है, हाई सोसाइटी में तो और भी महंगी महंगी चीजें, 5 हजार 10 हजार रुपए बजट जाता है उनका। सारा बजट आकर आप कैलकुलेट करोगे ना, ये लाइफस्टाइल उससे कई गुना लो बजट में काम हो जाता है। ये मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, विश्वास करो, भरोसा, मैं खुद इस चीज को एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा फिर और भी चीजें आपके बजट में आ जाती है। आप खाली हिसाब लगाओ, शायद बहुत ही कम लोग लिखते हैं कि हम लोग कितना खर्च करते हैं हमारे ओवरऑल डाइट में। अभी सूखे कन्फेक्शनरी नाश्ते की आइटम तो मैंने जोड़ी भी नहीं है, घर घर में रहता है। सेव, पूड़ी, नमकीन, मसाला, ये वो, चिप्स, वेफर, चकली, होता है कि नहीं होता है? डब्बे भरे पड़े रहते हैं। वो सब हिसाब कौन पकड़ेगा? वो भी तो हिसाब जोड़ लो आप एक एक चीज का हिसाब करोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपका बजट उल्टा ज्यादा है। जो आप कर रहे हो ना, वो लाइफस्टाइल में बजट ज्यादा है। सारी चीजें कट डाउन करोगे ना, जैसे ही मैंने कट डाउन किया ना, मेरी वाइफ बोलती है हमारे घर में नाश्ता ही नहीं है, लेकिन हमको खाना ही नहीं, तो करेंगे क्या और रख करके। तो लेकिन उसका इश्यू ये आया कि कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो उनको क्या खिलाएंगे। मैं बोला यही खिला ना, फ्रूट खिला उसको, तू कुछ अच्छा बना के खिला दे। जरूरी थोड़ी है कि तू बाजार से नाश्ता लेकर के आ उसको खिला दे। और मैं बोला गेस्ट रोज थोड़ी आते हैं, महीने में एक आध कोई आ गया, तो उसके लिए उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके लिए कि हमें हमारा पूरा भरने की जरूरत नहीं। मेरे घर में नाश्ते खाली 2 से 3 आइटम रहती है, ज्यादा रहता भी नहीं है बस। अदरवाइज मैंने लोगों के घर में देखे ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर भरे पड़े रहते हैं, जो सूखे मेवे नाश्ते हैं सारे भरे पड़े रहते हैं। आदमी खाता, जो रियल भोजन है वो कम खाता है, नाश्ता ज्यादा खाता है, पता है। चलता फिरता बस खाखरा ले लिया, वेफर खा ली, चकली खा ली, सेव खा लिया, कुरकुरे खा लिया, फिर वो क्या बोलते हैं वो चिवड़ा खा लिया, वो ज्यादा खाता है। बिस्किट्स, बिस्किट्स पूरा डब्बा भरा पड़ा रहता है। ईमानदारी से बताओ, आपके कितने को आपके घर में है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए कितना है ये सब स्टॉक? हाँ, ड्राई फ्रूट्स है, बट ड्राई फ्रूट्स तो अच्छी चीज है खाने के लिए गुरुजी। अच्छी है, खाली 15 पीस ही खाने के लिए। ड्राई फ्रूट अगर आपने रोज मुट्ठी भर भर के ड्राई फ्रूट खाया ना, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ड्राई फ्रूट का नाम ही वो दिया है ड्राई फ्रूट। वो फ्रूट है लेकिन ड्राई है, पानी नहीं है उसके अंदर में। ड्राई फ्रूट का कभी भोजन करके देखो, दूसरे दिन आप है ना याद करोगे मुझे, यार दिगवासा जी अगर इसका कुछ इलाज कर दे तो अच्छा है, ये बाहर ही नहीं निकल रहा है, पॉटी नहीं आ रही है, कहां से आएगी पॉटी? ड्राई फ्रूट को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। सारे मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कितना एक्सपेरिमेंट किया है, सोचो ना। वर्स्ट मेरा सबसे वर्स्ट डाइट था। आपने यूट्यूब में या फेसबुक में कुछ ऐसे चैनल्स है जो फूड से रिलेटेड है, मतलब जंक फूड से रिलेटेड चैनल्स है, अब शायद उड़ते उड़ते वो वीडियोस आ जाते हैं। तो मैं देख रहा था एक दिन, मैं बोला यार ये मैं इन चीजों को लाइक नहीं है कि आया क्यों मेरे चैनल पे, मतलब मेरे पेज पे क्यों दिखाता है। फूडी लवर है, फिर दिल से फूडी है, ये सब चैनल के नाम है। फूडी इंडिया, ऐसे कई सारे चैनल है। अभी आप उस चैनल में जाकर के देखोगे ना, तो पूरे हिंदुस्तान की स्ट्रीट फूड की पूरी उसके अंदर में मेनू है वहां पर। मैं वो लोग ये लोग
ये यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जाते अलग अलग जगह पर में, हैदराबाद गए, मुंबई गए, चेन्नई गए, राजस्थान गए, किधर भी गए, समझ लो ना, ऐसे ही चले गए, बस कैमरा लेकर के खड़े हो गए और वहां पर में उसको शूटिंग चल रही है और उसको बता रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, मैं उनमें से मैं वैसा ही आदमी था। मुझे खाली वो आपने अगर बोल दिया ना कि ये स्ट्रीट फूड है, बहुत ही जबरदस्त है, खाना चाहिए, तो मैं भले ही 80 किलोमीटर दूर रहता हूं, मैं अपना टाइम निकाल के वहां जाऊंगा और वो खाऊंगा। मैं इस किस्म का आदमी था, इतना फूडी आदमी था मैं। तो मेरे आसपास के एरिया में मैं प्लानिंग करता था लिटरली, पुणे में अच्छा वो पुनेरी मिसल बड़ा तगड़ा मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। तो जब पुणे में जाता था अपने काम से, तो मैं स्पेशल टाइम निकालता था कि उधर जाकर के खाना है बस अपने को। अंडरस्टूड? लस्सी पीनी है उसकी बस। मैं खर्चा करता था ट्रैवलिंग लिटरली। सूरत में मैं उन दिनों थोड़ा नॉनवेज भी खाता था, तो सूरत में नॉनवेज की अंडे की आइटम बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही फेमस। लोग डोर बंद करते हैं, तो बहुत ही पॉपुलर है। आपको पता है सूरत के बारे में? सूरत में स्ट्रीट फूड्स इंडिया में ऑलमोस्ट टॉप 5 में आता होगा, वन ऑफ द टॉप 5 सिटीज में आता है जहां पर में स्ट्रीट फूड की वैरायटी मिलती है आपको अलग अलग प्रकार की। उसमें अंडे की वैरायटी नंबर 1 पे आता है सूरत। कुछ काम नहीं होता था मेरे पास में, हम लोग ऐसे ही निकल जाते थे सूरत खाली अंडा खाने के लिए। आप सोचो इतना मैं पागल था स्ट्रीट फूड के लिए। अभी आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना तो पागल आप नहीं होंगे। मैं उस लेवल से ये लेवल पे आया हूँ, पता है। वहां से अगर यहां तक अगर मैं आया हूँ, ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, इसलिए मैं यहाँ, मुझे बैठने का हक है और मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ। मैं सारा एक्सपेरिमेंट किया है मैंने अपनी लाइफ के अंदर में, मैंने कोई बाकी नहीं रखी है। मैंने नॉनवेज भी खाया है, चिकन भी खाया है, मटन भी खाया है मैंने, बीफ को छोड़कर की ऑलमोस्ट सभी कुछ खाया, क्योंकि मैं फॉरेन भी कभी मेरा जाना जाना रहता था काम के सिलसिले से, कंपनी के काम से। मैं रहा भी हूँ फॉरेन में। तो इतना मैं फूडी था मैं, आई वाज एक्चुअली फूड लवर। बस मेरे लिए एंटरटेनमेंट सबसे पहले फूड होता था। बस किधर भी जाए अपने पास में फूड होना चाहिए। ऊपर से गुजराती, जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हमारा एक बैग तो खाली खाने से भरा पड़ा रहता है। और 4 जन अगर निकल गए हम लोग, सपोज की 4 गुजराती मारवाड़ी, अगर 4 से 5 लोग अगर निकल गए, तो एक पूरा बैग रहता है, पता है, खचाखच भरा रहता है नाश्ते से उससे। तो मैं उसमें से आ रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अंडरस्टूड? 2014 तक ये मेरी लाइफस्टाइल चल रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसको, जब मुझे पता चला, लेकिन अच्छा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, एक ही झटके में हुआ। मैंने इतना टाइम नहीं लगाया। मैंने वो प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, उस प्रोग्राम में बोला ये नहीं खाना है, बस वो दिन आखिरी था, नहीं खाना है। उसके बाद कभी कभार हमने यहाँ वहां थोड़ा बहुत जंक फूड, जैसे पाव भाजी, नॉर्मल जंक फूड खाया है, लेकिन इतनी तादाद में नहीं खाता था। अंडरस्टूड? इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि ये सारी चीजें खाने से क्या होता है। ऐसा ही होता है, जो मैं बोलता हूँ वही होता है। बोलते हम घर का खाना है, बट दैट इज नॉट होम फूड एट ऑल। तो ऐसी मेरी मान्यता होती थी। बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसी को ही इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर कि मेरा पूरा सिस्टम ठीक ठाक रहेगा। तो मैं योगा भी कहाँ करता था वो टाइम पे, आज देखो कितना अच्छा योगा कर लेता हूँ मैं। अंडरस्टूड? तो एवरीथिंग हैपेंस, हर चीज पॉसिबल है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हो तो काम करना पड़ेगा उसके ऊपर में, डेली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन का। अभी कल या परसों किसी का फोन आया था मुझे हैदराबाद से। वो शख्स मुझे कहते हैं कि सर आपके बारे में सुना है और आपके प्रोग्राम के बारे में सुना है, जरा मैं जानना चाहता हूँ आप क्या करते हो, क्या सिखाते हो। तो मैंने उसको बताया है, तो बोले कि भाई कितने दिन में ठीक हो जाएगा। मैं बोला देखो भाई, आप इसके लिए प्रोग्राम करना चाहते हो कि ठीक हो जाओ, फिर वापस जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। अगर ये है तो फिर मेरा प्रोग्राम मत अटेंड करो। मैं बोला आपको जिंदगी भर के लिए बंद करना पड़ेगा।
वो बोल रहा था कि मैंने पहले ये डाइट किया, वो डाइट किया, मेरा वजन कम हुआ, 20 किलो कम हुआ, 15 किलो कम हुआ, वापस बढ़ गया। तो मैंने बोला वापस क्यों बढ़ गया? क्योंकि बोले कि बस फिर तो वजन कम हो गया। बोला अभी ये सब चलता चलता रहेगा। तो मैंने बोला इसमें भी यही होगा, आप मेरा प्रोग्राम जब तक अटेंड करोगे तब तक आपका सब ठीक ठाक चलेगा। जैसे ही आप सब छोड़ दोगे वापस आपका वजन वहीं पे वहीं चला जाएगा। मैंने बोला आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं चाय बंद करवाऊंगा, डेयरी बंद करवाऊंगा, मसाले बंद करवाऊंगा, अनाज कम करवा दूंगा, बाहर का खाना बंद करवा दूंगा, बहुत सारी चीजें बंद करवा दूंगा मैं। अगर ये चीजें अगर आपको एक्सेप्ट है तो फिर करिए मेरा प्रोग्राम, अदरवाइज पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड? क्योंकि ये अगर आप स्वास्थ्य चाहते हो, it demands effort, it demands dedication, it demands devotion, it also demands हमें अवॉइड भी करना पड़ेगा, वो चीजें बंद करनी पड़ेगी जो हमें बहुत पसंद है, और पुरानी जो मान्यता है उसको भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा और नई बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये अच्छे से फॉलो होगा। अंडरस्टूड? चैट बॉक्स में क्या है जरा देख लेते हैं। हाई ग्रेन कंजम्पशन, एक मिनट, हाई ग्रेन कंजम्पशन मीन्स हाउ मच क्वांटिटी? अगर आप दिन में 2 किलो टोटल भोजन खाते हो, कल आप क्या करो, सभी के घर में, मैं ऐसे समझता हूं कि कांटा रहेगा, है क्या आपके घर में कांटा है? आप रखते हो क्या? छोटा सा किचन में कांटा रहता है, 1.5-2 किलो का, 2 किलो के आसपास का रहता है वो कांटा। क्या करो आप, है ना, जो आप खाते हो ना, जो बाउल में आप भरते हो ना, उसको आप 0 कर दीजिए, बाउल को कह रहा हूं। फिर उसमें वो सब्जी भरो और रोटी का भी वजन कर लो आप टोटल, बराबर है? लंच में कितना खाया आपने? तकरीबन 400 से 500 ग्राम से आधा किलो भी नहीं खाता आदमी, 400 ग्राम के करीब करीब खा लेता है। एनाटॉमी सेक्शन में मैं बताऊंगा कि हमारा पेट एक टाइम में कितना भोजन ले सकता है। तो 400-450 ग्राम के आसपास का एक टाइम में भोजन ले लोगे। ओवर ईट कर लिया तो वो ज्यादा 100 ग्राम और बढ़ जाएगा। तो 400 ग्राम के करीब करीब 30 ग्राम की एक रोटी होती है। तो कितना आप रोटी खाते हो जरा मुझे बताइए, कितनी रोटी खाते हो आप? 4 रोटी खाते हो? कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, बराबर है? तो एवरेज मैंने 3 से 4 रोटी देखी है लोगों को खाते हुए, बराबर। 2 खाने वाले बहुत कम है, लेकिन 3 और 4 खाने वाले ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है 3 और 4 रोटी खाने वाले। 4 3 12, 125-150 ग्राम तो रोटी में हो गया है, बराबर है? और सब्जी, एक कटोरी अगर आप सब्जी ले तो कटोरी में ही 100 से 200 ग्राम तो सब्जी आ जाती है। 100-150 ग्राम के करीब करीब सब्जी खा जाते हैं। 300 ग्राम तो वही हो गया आपका, 250-300 ग्राम पकड़ लो आप, बराबर है? अभी थोड़ा बहुत चावल ले लिया, चावल और दाल मिलाकर के खाओगे तो 100 ग्राम वो हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? 400 ग्राम तोल लेना आप, कल से तोल लेना आप। अंडरस्टूड? आप कैसे भी कुछ भी अटपटा सवाल पूछो आप, मुझसे छटक नहीं सकते हो, क्योंकि इतना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जिंदगी के अंदर में। मैंने अलग अलग लोगों का मैंने देखा हुआ है। यहाँ पर मैं 350 से 400 ग्राम के करीब करीब आदमी खा जाता है एक टाइम पे। एक 1 मील है वो उसका। सुबह नाश्ते में उपमा बनता है, पराठा बनता है। पराठा जो है ना, वो 30 ग्राम में नहीं आता, वो 50 ग्राम में चला जाता है, अगर आपका स्टफ पराठा है तो। 2 पराठे खाए, 100 ग्राम तो उधर ही हो गया। चाय पी ली 1 कप, तो 100 से 200 ml दूध उसमें चला गया आपका, वो भी पकड़ लो आप। तो तकरीबन मैं समझता हूँ 100 ml यानी कि 90 ग्राम के आसपास वजन हो जाता है। तो अगर आपने समझ कि 90 ग्राम और फिर उसके अलावा कुछ और भी आपने जोड़ लिया, उसके में दही ले लिया है, कुछ और ले लिया है, कोई ग्रेवी बेवी ले ली, वो एडिशनल अलग है। मैं बड़ी बड़ी चीजें गिनवा रहा हूँ आपको मैं। अंडरस्टूड? फिर बीच में मन कर गया, फ्रूट खा गया, वो खा गया, वो भी जोड़ लो उसके अंदर में। तो तकरीबन पूरे दिन में आदमी ना 1500 से 2000 कैलोरी खाना खा जाता है। वजन में भले थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन 1500 से 2000 कैलोरी खाना खा जाता है। उसके सामने जो कैलोरी जो बर्न करता है ना, वो खाली 1000 कैलोरी बर्न करता है। औसतन सभी आदमी के, ये जिनको बीमारी है ना, वो उनका
फूड का जो एब्जॉर्प्शन लेवल बहुत कम है, फूड का एब्जॉर्प्शन लेवल बहुत कम है, कैलोरी बॉडी के अंदर में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ग्रेन बोले तो क्या है, इसमें मैंने बोला कि पूरे दिन के 30% ग्रेन जाना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। जो मैंने डाइट प्लान दिया है वो डाइट प्लान में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। जिस तरीके से मैंने बोला है ना, ये टाइम पे फ्रूट खाओ, ये टाइम पे सलाद खाओ और इतना सब्जी खाओ, आप देखोगे कि ग्रेन्स कितना होगा आपका। ग्रेन्स 30% पे ग्रेन आ जाएगा आपका। जो मैंने टाइम टेबल दिया है ना, उसी टाइम टेबल के हिसाब से आप खाओगे 30%, नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा 40% होगा, मैक्सिमम हायर साइड 40% होगा। जिस तरीके से मैंने टाइम टेबल दिया है उस तरीके से खाओगे तो, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड? फ्रॉम द सिम्टम्स हाउ डू वी नो विच फूड टू अवॉइड विच इज कॉजिंग इश्यूज। सारे फूड्स तो मैंने बता दिए जो नहीं खाना है, पूरा लिस्ट है। सुनील जी, आपने वो पीडीएफ नहीं देखा क्या मेरा? तो जो पहला क्वेश्चन था, जो हाई ग्रेन कंजम्पशन, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। आप अनम्यूटेड हो लेकिन वॉल्यूम बहुत लो है आपका। मेरा भी वॉल्यूम यहाँ पर में अच्छा खासा हाई है। हाँ अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ओके, सो हाई ग्रेन कंजम्पशन का, बिकॉज यू सेड कि कफ होता है, मिल्क, डेयरी एंड हाई ग्रेन कंजम्पशन। सो मैं जो समझा अभी कि अगर 50% से ऊपर या 40% से ऊपर अगर है, दैट मींस दैट इज हाई ग्रेन कंजम्पशन। ऑब्वियसली हाई है, बहुत ज्यादा है वो। ओके ओके। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जैसे मिल्क है, डेयरी है, हाई ग्रेन ये है, अब वो सब में से कैसे जाने कि किसका इशू है, किसकी इशू की वजह से ये है? हाँ अच्छा, मिल्क भी है, आप इसको लिटरली लेना चाहते ग्रेन हो। भी है। देखो, अगर आप मिल्क लेते हो, ग्रेन लेते हो, तो दोनों ही उसमें आ जाएगा। अगर आप दोनों में से एक लेते हो तो भी आ गया, दोनों लिया तो भी आ गया। उसके अलावा तीसरी आइटम भी लोगे, तेल वाली आइटम, तो भी आ गया उसके अंदर, वो भी कारण बनता है उसका। समझ गया ना? सपोज कि अगर आप खाली ग्रेन्स खाते हो और दूध नहीं लेते हो, बराबर है, तो आप अगर मुझसे ये पूछोगे कि मैं दूध नहीं पीता हूं लेकिन फिर भी मुझे ये हो रहा है, लेकिन आपका ग्रेन्स बढ़ रहा है ना, बराबर है। फिर आप अगर मुझसे उल्टा पूछोगे, उल्टा यानी कि ऐसे पूछोगे कि मैं जी ग्रेन्स बहुत कम खाता हूं लेकिन दूध वूध ले लेता हूं मैं, अच्छा A2 गाय का मिल्क, मेरे आंगन में ही गाय है, मैंने रखी हुई, मैं उसका बड़ा अच्छा से दूध पीता हूं, मैं पूजा वूजा करके दूध पीता हूं, तो भी वो कारण बन जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ जी, डाउट नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, कभी भी है, मतलब इनमें से अगर कुछ भी आप चालू रखोगे तो परेशानी होगी ही होगी, ये डेफिनेट है। हाई ग्रेन कंजम्पशन का मतलब क्या है? देखो, शास्त्र में कैसे बताया है कि जो एक टाइम खाए वो योगी, जो 2 टाइम खाए वो भोगी, जो 3 टाइम खाए वो रोगी। अभी यहां पर में 3 टाइम खाने का मतलब ये बनता है कि आप 3 टाइम फुल मील ले रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग फुल मील। फ्रूट का मील डजंट कम्स अंडर द मील, इट कम्स अंडर द फ्रूट फास्टिंग में आता है। फलाहार, रसाहार, जल आहार, आपको पता है? आपने सुना है ये, कभी कहीं सुना है? जल आहार, रस आहार, फल आहार, आपने सुना होगा ना कि नहीं सुना है? ये भाई साहब फलाहारी है, ये भाई साहब रसाहारी है, ये भाई साहब जलाहारी है। उपवास की लैंग्वेज में आते हैं ये सारी चीजें। जैसे कि अगर आप फास्टिंग करते हो ना, तो बोलते कौन से जल पे उपवास करना चाहते हो, या रस पे उपवास करना चाहते हो, या फिर आप फल पे उपवास करना चाहते हो, तो ये उपवास में आ जाता है। फ्रूट विल नॉट बी काउंटेड इन अ मील, एज अ कंप्लीट मील में नहीं होगा वो काउंट। वो पेट जरूर भरता है लेकिन वो ग्रेन्स की तरह पेट नहीं भरता है हमारा। अगर आप 3 टाइम अनाज खाते हो तो आपको रोग होना ही होना है, वो बात निश्चित है। 2 टाइम खाओगे, रोग नहीं होगा, मतलब गंभीर रोग में नहीं जाओगे आप। होगा क्या कि ये थोड़ा अप्स एंड डाउन चलता रहेगा हेल्थ में, थोड़ा अप्स एंड डाउन चलता रहेगा हेल्थ में। क्या हो सकता है कि कभी कभार अगर आपने कुछ रॉन्ग खा लिया तो वो थोड़ा उसका सिम्टम बढ़ जाएगा, सिम्टोमेटिक लेवल पे रहोगे आप। तो
बीमार नहीं रहोगे, लेकिन सिम्टोमेटिक चीजें आती रहेगी बार बार। उसमें भी आप क्या खाते हो वो डिपेंड करता है। और अगर आपने एक ही टाइम ग्रेन खाया तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। फिर सिम्टम्स भी शायद बहुत लंबे अरसे के बाद दिखेंगे आपको, शायद साल में एक आध कोई दिख गया, साल में 2-3 बार दिख गया, आ गया। अंडरस्टूड? जैसे मेरी कंडीशन है वैसे। तो एवरेज देखो, कभी कभार हमें 2 टाइम मील भी लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरी जिंदगी एक एक टाइम ही भोजन खाइए। हम कभी ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं और हमारी एनर्जी कभी कभार इतनी ड्रेन हो जाती है कि हमें 2 वक्त खाना खाना भी पड़ता है, 2, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में। लेकिन ये रोज का जो कल्चर है ना, रोज खा रहे 3 टाइम, रोज खा रहे 4-4 टाइम अनाज, वो प्रॉब्लम। डिपेंडिंग अपॉन योर हंगर, आप उस हिसाब से डिसाइड करें। अगर आपकी भूख नहीं है तो मत खाओ, बॉडी की आवाज को सुने। आज मैंने सुबह 6 से 8 योगा किया, साथ मेरे साथ में ही आप सभी लोग। फिर उसके बाद 8:30 से 10 बजे तक मेरा दूसरा बैच चल रहा था योगा का। वो वर्चुअल नहीं है, वो मेरे घर पे ही होता है, आते हैं 1-2 लोग, उनके साथ मैंने योगा किया। फिर जब वो गए उसके बाद मैंने अपनी साधना शुरू की। मैंने 10:30 बजे स्टार्ट किया, आधे घंटे का मैंने ब्रेक लिया, कुछ काम करना था कंप्लीट किया। 10:30 से 12:30 बजे 2 घंटा मैंने अपनी साधना की। 1 बजे मैंने अपना भोजन किया। मैंने भोजन में आज सांभार राइस खाया। मैंने ढेर सारा वेजिटेबल, मैंने अपनी वाइफ को बोला पूरा वेजिटेबल से लबालब सांभार बना और राइस बना, सिंपल और कुछ नहीं, बस वो बनाया और वो मैंने खाया। 2 प्लेट भर के खाया क्योंकि भूख लगी थी तगड़ी एकदम। उसके पहले मैंने फ्रूट खाया क्योंकि मुझे रॉ फूड खाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे शाम को 6 बजे वापस योगा का सेशन लेना था। इसलिए मैंने बोला कि आज रॉ फूड हम शाम को कंप्लीट करेंगे, जो कोटा मुझे कंप्लीट करना है रॉ फूड का वो मैं इवनिंग में कंप्लीट करूंगा। तो मैंने वो टाइम पे कुक मील ले लिया, लेकिन वेजिटेबल बहुत सारा था उसके अंदर में। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद कुछ नहीं, मेरे दोपहर की जो मेरी क्रियाएं, कुछ और भी प्रोसेस चलती रहती है। मैं कुछ प्रिपरेशन करता हूँ, कुछ पढ़ता भी हूँ, किसी का वीडियो भी देखता हूँ। मेरा कुछ है, फिक्स है कि मुझे ये सारी चीजें रोज अपने आप को अपग्रेड करते हुए रखना है। थोड़ी देर आराम भी करता हूँ, बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बॉडी डिमांड्स रेस्ट। मसल वसल मेरे क्या होता है ना, उसको थोड़ा मुझे आराम देना पड़ता है क्योंकि इतना फिजिकल योगा हो जाता है। शाम को 6 बजे मैंने वापस 6:15 बजे स्टार्ट किया हमने योगा। तो जो मेरे एडवांस का चलता है तो वो मेरा कंप्लीट हुआ 7:45 बजे। सीधा गया, स्नान किया, मैंने वाइफ को बोला फ्रूट्स रेडी रख यहाँ पर, मैं काट करके फ्रूट खा गया। मैंने आधा किलो फ्रूट खा गया, वो हो गया खत्म। फ्रूट खा के सीधा सेशन में आ गया आपके सामने। दिन खत्म मेरा। अभी हम बंद करेंगे सेशन 5-7 मिनट में, फिर सो जाऊंगा मैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? म्यूट अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इस तरीके से मतलब ये क्या हुआ, आज मैंने इतना योगा किया फिर भी मुझे 2 टाइम अनाज खाने की मुझे इच्छा ही नहीं हुई। तो क्या मैं जबरदस्ती खाऊं? बना दिया इसलिए खा लो? नहीं ना, जबरदस्ती नहीं खाना है। मेरे बॉडी ने डिमांड नहीं किया कि मत खा, तो मैंने बोला खाली फ्रूट बना करके रखते, हो गया खत्म। इस तरीके से आप बॉडी की आवाज को सुनोगे ना कि आज मुझे 2 टाइम नहीं खाना है तो 2 टाइम मत खाओ, एक ही टाइम से काम चलाओ। जरूरी नहीं कि फ्रूट भी खाओ। मेरे एक फ्रेंड का आज फोन आया मुझे, वो भी मेरी तरह लाइफस्टाइल फॉलो करता है इस प्रकार से। मैं भी उनसे इंस्पायर्ड हूँ, वो भी मुझसे इंस्पायर्ड है। वो बोल रहा है मुझे 15 दिन हुए दिग्वासा जी, मैंने गर्म चीज नहीं डाली अपने मुंह में। मैं केवल आम खा रहा हूँ, केला खा रहा हूँ, पपीता खा रहा हूँ। 15 दिन हो गया, आज 15वां दिन है मेरा ये। आई एम टोटली ऑन फ्रूट्स। आम खा रहा हूँ, पपीता खा रहा हूँ, केला खा रहा हूँ और लीची अभी आई हुई है, लीची की सीजन चल रही है इस वक्त, और लीची खा रहा हूँ और ब्लैक जामुन खा रहा हूँ। ये मेरे यहाँ मिल रहा है। मैं बोला क्यों? बोले भूख ही नहीं लग रही है। तो मैंने पूछा टेम्परेचर कितना है? अरे टेम्परेचर 40 है जयपुर में। मैं बोला इसलिए भूख नहीं लग रही है। बराबर है, गर्मियों की स्थिति में नहीं। मैं बोला वर्कआउट हो रहा है कि नहीं? वर्कआउट खाली 1 घंटा करता हूँ, नॉर्मल वर्कआउट करता हूँ बस, तो भूख ही नहीं लगती है। मैंने बोला सही है, बिल्कुल बढ़िया है।
क्योंकि वो भी अपने शरीर की आवाज को, देखो आप लोगों को नहीं ये बहुत ही बड़ी चीज लगती है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है और कुछ नहीं है। क्या खाना क्या नहीं खाना हमारा बॉडी हमें सिग्नल देता है। तो जितने भी सीनियर सिटीजन है ना, उनको तो भूख ही नहीं लगती है जनरली अनाज के लिए। बस वो वर्षों की आदत है, 50 साल 60 साल पुरानी आदत। चाय पियो, कॉफी पियो, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, तो हमने खाया ऐसा लगता है। ज्यादातर सीनियर सिटीजन के मैं केसेस बहुत कम लेता हूँ, माथापची का काम रहता है वो। बहुत ही कम सीनियर सिटीजन है जो एकदम से फटाक से फॉलो करते हैं। अदरवाइज बेसिकली क्या होता है ना कि 50 साल गुजर गया है, पुरानी मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की सीनियर सिटीजन को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मुश्किल है। जब उनकी हेल्थ पे बात आती है ना, तब वो हम जो बोलते हैं वो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अदरवाइज बिल्कुल नहीं करते। यंग बेसिकली जो 40 आई मीन जो 30 प्लस है ना, 30-35 प्लस, वो सारे कर डालते हैं अच्छे से। वो बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि करियर पीक पे है और उनको काम करना है, रोज जाना है, और ये एक प्रिवेलिंग चैलेंज आ गया उनको, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही है डे टू डे लाइफ में। ऑफिस में मजा नहीं, काम नहीं कर पा रहे, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, क्योंकि यहां पर मैं हेल्थ उसका जवाब दे रहा है। अंडरस्टूड? तो ये जो 30 प्लस वाला आदमी अगर ये प्रोग्राम कर लेगा ना, या फिर 20 प्लस, 25 प्लस, 30 प्लस, ये जो मिड एज वाला आदमी कर लेगा ना, उसका परफॉर्मेंस लेवल पीक पे चला जाएगा अगर उसने ये अच्छे से फॉलो कर लिया। क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस लेवल पीक पे था, जहां पर मैं लोग अपना दिन खत्म करते थे, मैं अपना दिन की शुरुआत करता था। मैं जल्दी उठने वाला आदमी, मैं सब कुछ एकदम पूरे दिन एनर्जी में रहता हूँ, हाई एनर्जी, काम दुगना काम कर लूं मैं, तिगना काम कर लूं मैं। अंडरस्टूड? थकान नहीं होती है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था और सवाल? इन अ मील फ्रॉम द सिम्टम, ओके, इन अ मील व्हाट शुड बी द सलाड परसेंट? आप 70% लेके जाओ, आपकी चॉइस है। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 50%, आप 70%, 100% लेके जाओ। पूरा का पूरा मील सलाड का करो। मेरे गुरुजी बोलते हैं पूरा मील सलाड का होना चाहिए। आप ये प्रोग्राम में जो आया ना इस वक्त के बैच में, ये सेकंड बैच है, मतलब वैसे जो इसके पहले वाला जो जनवरी महीने का जो, वो खाली वन टाइम कुक मील बैच था। स्ट्रिक्टली डाइट प्लान जो मैंने दिया है ना, श्वेता जी ने को पता है कि कितना मैंने लिबरल कर दिया है। मैंने, अर्चना जी और श्वेता जी को पता है कितना मैंने लिबरल कर दिया है। अदरवाइज बहुत ही कड़क था, एक ही टाइम आपको ग्रेन्स लेना है, बस। मेरा डाइट प्लान ही वही था। मेरा डाइट प्लान क्या था? सुबह जूस पीना है आपको 8 बजे के आसपास, सेम। फ्रूट खाना है, या तो दोपहर में सलाद खाओ या तो फिर शाम को सलाद खाओ। अगर आपने दोपहर को सलाद खाया तो शाम को कुक फूड ले लो। अगर दोपहर में कुक फूड खाया तो शाम को सलाद लेना है, बस। दूसरा कोई डाइट ही नहीं था, यही डाइट था। और बीच में कभी भी भूख लगे तो फ्रूट खाओ, जूस पियो, बस ये डाइट था मेरा। और मैं कंपलसरी आप लोगों को वीक में 2 दिन फास्टिंग करवाता था, वो मैंने थोड़ा लिबरल कर दिया। मैंने आप लोगों को पूछा भी नहीं है फास्टिंग किया कि नहीं किया, लिक्विड डाइटिंग की कि नहीं की है। तो करना पड़ेगा जो मैंने बोला है ना, एक दिन चुन करके लिक्विड डाइटिंग करो और फ्रूट फास्टिंग करो आप, या फिर जूस फास्टिंग करो, या फ्रूट फास्टिंग करो, या रॉ डाइटिंग करो। रॉ डाइटिंग का मतलब समझते हो? उस दिन आपने जूस पी सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, सलाद खा सकते हो। मेरा दोस्त 15 दिन से रॉ फूड पे है, और उसमें भी वो फ्रूटेरियन हो गया 15 दिन से। सलाद भी नहीं खा रहा है, खाली फ्रूट खा रहा है वो। आम खा रहा है, पपीता खा रहा है, केला खा रहा है, जामुन खा रहा है और लीची खा रहा है, बस। लेकिन आज 15 दिन है। कल भी शायद यही, कल देखूंगा अगर भूख लगेगी तो कुछ ऐड करूंगा, अदरवाइज फिलहाल तो यही चलता रहेगा। मैं 6 महीना था ऐसा 2019 में। इफ यू लिसन, स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, इट इज वेरी इजी टू फॉलो। ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, आपका जो बीपी का जो सवाल है वो अलग में सेशन में आ जाएगा उसमें, ठीक है? इसी सेशन में कवर हो जाएगा, क्योंकि पहले बेसिक फंडामेंटल आप थोड़ा और समझ लीजिए डिटेल में। लेकिन अगर आप ये डाइट फॉलो करोगे तो बीपी आपका वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। लेनी नहीं, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दवाई चल रही है तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, निकल जाएगी दवाई। ठीक है ना? कल आपने
बोला था कि जो बुखार हुआ तो बुखार होके एंड देन कोकोनट वाटर पिया, राइट? सो कोकोनट वाटर का क्या संबंध है उससे? सबसे शुद्ध पानी कौन सा है इस धरती पे जिस पे आप भरोसा कर सकते हो? कोकोनट वाटर। हाँ, नदी का पानी भी उतना शुद्ध नहीं है जितना नारियल का पानी शुद्ध है। इट्स डिवाइन वाटर, उसके अंदर में वो एक डिवाइन ग्लूकोज है, नेचुरल ग्लूकोज है वो पानी। कोकोनट का आप नारियल पानी पीते हो ना तो बॉडी में एनर्जी आ जाती है, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। कोकोनट का पानी आपको गिरने नहीं देगा। कोकोनट का पानी आपके टेम्परेचर को नॉर्मल रखने की कोशिश करेगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखेगा वो। उसके न्यूट्रिशन बहुत अच्छे हैं। तो नारियल पानी जो है वो हमारे लिए अमृत है। इवन ऐशगार्ड भी हमारे लिए अमृत है। इसलिए मैं नारियल पानी या फिर वेजिटेबल का जूस, नारियल पानी सबसे उत्तम मानता हूँ। और नारियल की खीरी, वो भी, उसको भी उत्तम मानता हूँ। अंडरस्टूड? सही है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। लेट अस एंड द सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट।